जय हिंद साथियों। आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 9 अक्टूबर 2022 और आज का दिन है रविवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पूर्व एक बार देख लेते हैं कि आज हम किन खबरों को देखने वाले हैं। तो हम हमारी पहली खबर से शुरुआत करेंगे, वायुसेना के बारे में देखेंगे। यहाँ पर हम कैमोफ्लेज को समझने का प्रयास करेंगे, मेक इन इंडिया को देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होता है, उसको देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम अग्निवीर योजना है उसकी विशेषताओं को देखेंगे। तो ये इस तरह से हमारी ये पहली खबर रहेगी। उसके बाद हम देखेंगे ओपेक संगठन के बारे में देखेंगे और भारत के यहाँ कुछ ऑयल से संबंधित कुछ आंकड़ों को देखने का प्रयास करेंगे कि भारत का ऑयल कंजप्शन कितना है, किन देशों से भारत ऑयल है उनका इंपोर्ट करता है। फिर हमारी अगली खबर रहेगी चंद्रयान 2 से संबंधित। यहाँ पर हम इसरो के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम चंद्रमा है उसके बारे में कुछ देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर से संबंधित हमारी खबर को देखेंगे। महाकाल लोक जो प्रोजेक्ट है उसको देखने का प्रयास करेंगे, जो मध्य प्रदेश उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है उसके लिए चलाया जा रहा है, तो उसको देखने का प्रयास करेंगे हम। यहीं पर हम शुंभकालीन है उसको भी देख लेंगे, छोटे से संक्षिप्त में विवरण ले लेंगे। फिर हम कुछ आंकड़ों से समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत चीन में कृषि क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक, तो ये कहना क्या चाह रहे हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। फिर अभिव्यक्ति में चंद्रमा की उत्पत्ति पर नई खोज, तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अभी हम ऊपर जो पहली खबर रहेगी दूसरी उसमें चंद्रमा के बारे में देख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो वैश्विक मंदी है वो क्या होती है उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसके कारणों को देखेंगे, उसके परिणामों को समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैप है उसको एनालिसिस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हुए परमाणु हथियार से संबंधित, तो उनको देख लेंगे एक बार। स्पार्क पेज पर आप जो ये दे रखे हैं यहाँ पर इन्हें आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये एथिक्स से संबंधित वैल्यू, रोल ऑफ फैमिली, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ईमानदारी, तो इनसे आप लिख सकते हैं, इनको कोड करके लिख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से उपलब्धियाँ हासिल की, इनके जीवन में इन्होंने किस तरह से संघर्ष किया है और हमें भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। तो इनको आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और अंत में हम देख ही लेते हैं कि 1949 में आज ही भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने औपचारिक रूप से प्रादेशिक सेना की नींव रखी थी। 1948 में प्रादेशिक सेना अधिनियम पारित किया गया था। इसकी जिम्मेदारी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में प्रशासनिक अधिकारियों को सहायता प्रदान करना था। तो ये हमें बस एक छोटे से संक्षिप्त में देखना था इस चीज़ को। अब देख लेते हैं हम किन किन चीज़ों को देखेंगे आज। तो हम सबसे पहले जो महाकाल में जो प्रोजेक्ट चला जा रहा है उसको एक बार वीडियो से समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम चंद्रमा के बारे में देखेंगे, मून के बारे में देखने का प्रयास करेंगे, पृथ्वी और मून दोनों को देखने का प्रयास करेंगे साथ। फिर सोलर सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम जो इसरो है उसके बारे में देख लेंगे। फिर चंद्रयान 2 मिशन है उसको देखने का प्रयास करेंगे, उसके लक्ष्य को देखेंगे। फिर हम जो एटमॉस्फेयर है उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखने का प्रयास करेंगे कि सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका कितना योगदान है जीडीपी में, उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर इसका क्या असर पड़ता है फार्मर्स पे, अगर उनका योगदान कम है तो उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम पाकिस्तान का जो मैप है उसको एनालिसिस करेंगे। फिर हम बांग्लादेश की मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर हम ग्लोबल रिसेशन है उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके कारणों को देखेंगे। फिर उसी के एक अन्य इमेज के थ्रू और अच्छे से समझेंगे और क्या कारण हो सकते हैं। फिर उसको ग्लोबल रिसेशन क्यों कहते हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर आर्थिक मंदी के क्या प्रभाव होते हैं उसको देखेंगे। फिर कॉमन इफेक्ट्स क्या होते हैं एक अन्य इमेज के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम भारतीय वायुसेना के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि सरफेस टू एयर किस तरह से हमले किए जाते हैं। फिर हम कैमोफ्लेज को समझने का प्रयास करेंगे कि कैमोफ्लेज क्या होता है, किस तरह से ये आर्मी है उसके लिए मदद करता है। फिर हम मेक इन इंडिया को समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे हाइब्रिड जो वारफेयर है वो क्या होता है, उसमें किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम अग्निपथ योजना को देखेंगे, उसकी विशेषताओं को देखेंगे। फिर हम ओपेक को समझने का प्रयास करेंगे। फिर ओपेक को कुछ ट्रिक्स के थ्रू देख सकते हैं हम। फिर उसके बाद वर्ल्ड मैप में उनको लोकेट करने का प्रयास करेंगे कंट्री को। फिर एक अन्य इमेज के थ्रू भारत की जो ऑयल इंपोर्टर है उनको समझने का प्रयास करेंगे कि कितना इंपोर्ट करता है भारत, किन देशों से करता है। फिर उसमें हम जो रीजन वाइज है उनका शेयर को देख लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो ऑयल में प्रोडक्शन कम करना है ऐसे जो ओपेक देश है उनका क्या असर पड़ेगा भारत पर, उसको देखेंगे। फिर हम उज्जैन को देखेंगे जहाँ पर महाकाल का मंदिर अवस्थित है।
फिर हम देखेंगे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनको देखने का प्रयास करेंगे, कहाँ पर अवस्थित है उनको देखेंगे, लोकेशनों को। उसके बाद हम इमेज में समझने का प्रयास करेंगे इनको। फिर उसके बाद हम मध्य प्रदेश के जो फिजिकल मैप है उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम जो शुंग वंश है उसको देखेंगे, मैप में देखने का प्रयास करेंगे। और अंत में हम जो गूगल मैप पे जिन जिन कंट्री का हम जिक्र करेंगे या जिन स्थानों का हम बात करेंगे उन सबको अंत में हम गूगल मैप में देख लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। तो वायुसेना को मिली नई शाखा और वर्दी। तो GS3 सिक्योरिटी फोर्सेस से जोड़कर देख सकते हैं, साइंस एंड टेक से भी जोड़ सकते हैं, GS2 राज्य व्यवस्था से जोड़कर देख सकते हैं इस खबर को। तो वायुसेना ने अपने 90वें स्थापना दिवस पर नए बदलाव की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। चंडीगढ़ शनिवार में वायुसेना के नए कॉम्बैक्ट वर्दी लॉन्च की गई है। इस ड्रेस की खास फैब्रिक से बनाया गया है। यह हल्की और लचीली है और डिजिटल कैमोफ्लेज यानी छलावरण ऐसा है जिसमें दुश्मन का रेगिस्तान में, पहाड़ों पर, पानी में, बर्फ में, जंगलों में आसानी से धोखा दिया जा सकता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। तो अभी हम इसको भी देखेंगे कि कैमोफ्लेज किस तरह से काम करेगा। इसके अलावा वायुसेना को ऑपरेशनल वेपन ब्रांच की स्थापना की जाएगी। वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी ने कहा कि केंद्र ने नई शाखा की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इससे उड़ान प्रशिक्षण के खर्च में कमी आएगी और लगभग 3400 करोड़ रुपए की बचत होगी। यह ब्रांच हमारे पास मौजूद हर तरह की हथियार प्रणाली की रखरखाव करेगी, विशेषकर 4 हथियार प्रणालियों के संचालन में अहम भूमिका निभाएगी, जिनमें है सतह से सतह, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, रिमोट से संचालित होने वाली विमान, बहुचालक दल के विमान हथियार प्रणाली को ऑपरेट करना शामिल है। और जो एयर चीफ मार्शल चौधरी जी ने कहा कि इसकी स्थापना की जो थीम रखी गई है वो क्या है? तो भारतीय वायुसेना भविष्य के लिए बदलाव। तो ये जो थीम है अभी रखी गई है, भारतीय वायुसेना भविष्य के लिए बदलाव, ये इसकी थीम थी। तेजस, प्रचंड, आकाश अस्त्र, BVR और ब्रह्मोस जैसे हथियार पूरी तरह से स्वदेशी हैं। इनको ऑपरेशनल करने से भारतीय वायुसेना काफ़ी मजबूत हुई है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया ने धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो रहा है, जिससे भविष्य के युद्धों के लिए हमारी तैयारी बेहतर है। तो ये किसने कहा? तो VR चौधरी जी ने ये सब बातें कही हैं, जिन्होंने उनमें मेक इन इंडिया की बात की है, तेजस, प्रचंड, आकाश इनकी बात की है कि ये स्वदेशी के उदाहरण है। यहाँ पर डिजिटल कैमोफ्लेज की बात की, इसको देखेंगे। खास है नई वर्दी, तो इस विशेष फैब्रिक से बनाया गया है। यह बेहद हल्की व लचीली है। इसके डिजिटल कैमोफ्लेज यानी कैमोफ्लेज का मतलब होता है छलावरण, दुश्मन को आसानी से चकमा देने में सक्षम है। रेगिस्तानों में, पहाड़ों पर, पानी में, बर्फ में और जंगलों में चलते समय दुश्मन को नहीं चलता इससे पता। अगर सैनिक दुश्मन के इलाकों में फंस जाए तो वह तुरंत अपनी वर्दी उतारकर फेंककर टी-शर्ट में आ सकता है, जिससे उसे आसानी से पहचान छिपाने में मदद मिलेगी। चीफ एयर मार्शल ने कहा कि पहले लड़ाई जमीन, हवा और पानी में लड़ी जाती थी, मगर अब जंग का तरीका काफ़ी बदल गया है। अब इसमें स्पेस और साइबर भी शामिल हो गए हैं। इसमें हाइब्रिड वॉरफेयर लगातार काम चल रहा है। और आने वाले समय में जो युद्ध का तरीका रहेगा वो एक तरह से किस तरह का रहेगा? तो हाइब्रिड वॉरफेयर का रहेगा। यहाँ पर जो एयर मार्शल है उन्होंने अग्निवीर योजना का भी जिक्र किया है। तो इन चीज़ों की जो जिक्र किया अब हम सबको देखेंगे, एक एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो कैमोफ्लेज है वो किस तरह से काम करता गया। तो ये समझ में आ गया कि किस तरह से ये जो विषम स्थितियाँ उनमें जो सैनिक उनको पहचान को छुपाने में मदद करेगा। यहाँ पर उन्होंने मेक इन इंडिया की बात की है और जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, अग्निवीर योजना है, इन सबको देखते हैं हम। तो भारतीय वायुसेना को देख लेते पहले हम। तो भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है जो वायु युद्ध और वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो अक्टूबर 1932 को की गई थी। इसे पहले किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से पुकारा जाता था। आज़ादी के बाद इसका जो शब्द है रॉयल, उस शब्द को हटाकर क्या कर दिया गया? तो इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया है। अब तक इसने कौन से बड़े मिशन को अंजाम दिया है? तो इन्होंने जो गोवा का ऑपरेशन विजय है, गोवा का अधिकरण, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, वो ऑपरेशन पोमलाई जैसे शामिल है। अब भारतीय वायुसेना का आप देखिए, तो भारतीय वायुसेना का पताका स्थापना कब की गई थी? तो 1932 में। इसका भूमिका क्या है? तो हवाई युद्ध,
इसकी विशालता को दिया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो नभः स्पर्शम दीप्तम, यानी आकाश को स्पर्श करने वाली देदीप्यमान। उसके बाद इसका रंग दिया हुआ, वर्षगांठ दी गई तो 8 अक्टूबर। तो आज कितनी होगी? तो 9 अक्टूबर को। युद्ध के समय प्रयोग। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है, प्रतीक को देखिए आप, इसके प्रतीक क्या है, इसके पदल को देखिए। उसके बाद आप इधर देख सकते हैं भारतीय वायुसेना का विकास किस तरह से हुआ है, इसमें सब आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमें जो इंडियन एयरफोर्स है उसके बारे में छोटी सी जानकारी लेनी थी। अब आप देखिए कि जो सरफेस टू एयर है वो किस तरह से जो मिसाइल है वो अटैक की जाती है। ये एक इमेज से समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से एयर टू जो सी हो सकती है या सरफेस हो सकती है उस पर किस तरह से मिसाइलों को लॉन्च किया जाता है किसी रॉकेट के द्वारा। उसके बाद आप कैमोफ्लेज को समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा और थोड़ी देर में आपको जो आर्मी है वो दिखाई देने लग जाएगी, तो इसी को कैमोफ्लेज बोलते हैं। यानी एक तरह से किस तरह से छलावरण, यानी जो छुप गए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। दुश्मन आप यहाँ से दूर से देखेगा तो उसको कुछ भी नजर नहीं आएगा और ये धीरे धीरे दुश्मन के खेमे के पास पहुंचकर उस पर आक्रमण कर सकते हैं। एक अन्य इमेज में देखिए आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। अब आप देखने का प्रयास कीजिए यहाँ पर एक कैमोफ्लेज किस तरह से वर्क करता है। अब हम देखते कि जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट था वो क्या था, तो इसे कब लॉन्च किया गया था? 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन उद्देश्य है कि भारत को किस तरह से जो ग्लोबल है उसमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, किस तरह से आत्मनिर्भर बना जाए, दूसरे देशों पर जो हमारी निर्भरता है उसे कम किया जा सके, किस तरह से जो हमारी घरेलू इंडस्ट्री है, उद्योग है, उनको बढ़ाया जा सके और आने वाले समय में भारत को जो ग्लोबल पावर बनना है या वर्ल्ड पावर बनना है तो किस तरह से बना जाएगा। तो वो दूसरे देशों पर निर्भर रखकर तो नहीं बन सकते हम, तो हमें सशक्त बनना पड़ेगा, हमें हमारे जो नौजवान है उनको रोजगार देना पड़ेगा। तो इस तरह से जो इसकी कॉन्सेप्ट रखी गई थी मेक इन इंडिया। अब हम देखते हैं कि जो हाइब्रिड वॉरफेयर है वो क्या है, तो इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, इसके नाम में छुपा है हाइब्रिड वॉरफेयर, यानी जो तरीके वॉरफेयर के तो वो दो तरीके, एक परंपरागत रूप से यानी जैसे आर्मी फिजिकल रूप से लड़ती है और दूसरा है कि जिसमें साइबर अटैक किया जाए, डिप्लोमेटिक रिलेशन का इस्तेमाल किया जाए, राजनीतिक दबाव बनाया जाए, आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाए, जैसे अभी हो रहा है रूस यूक्रेन पर, जिस पर पश्चिमी देशों ने जो रूस है उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, गृह युद्ध को बढ़ावा देना यानी किसी देश के आंतरिक में जो विद्रोह है उसको फैलाना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, इकोनॉमिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करना, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, व्यापार प्रतिबंध लगाना, फेक न्यूज़ फैलाना दूसरे देशों में। जो चाइना करता है वो क्या करता है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, वो फेक न्यूज़ फैलाता है भारत के प्रति। तो इस तरह से हमें देखना है कि जो हाइब्रिड वॉरफेयर है वो क्या है, क्योंकि आने वाले समय में जो युद्ध लड़े जाएंगे वो हाइब्रिड वॉरफेयर होंगे, यानी फिजिकल भी लड़ेंगे और दूसरा है कि जो सोशल मीडिया है, जो टेक्नोलॉजी उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद जो अग्निपथ योजना है उसको देख लेते हैं। तो इसकी पात्रता दिखाई हुई कि आयु सीमा कब से कब रखी गई थी, तो 17.5 से 21 वर्ष रखी गई थी। इसकी नियुक्ति बताई गई है कि उम्मीदवारों का चयन प्रशिक्षण अवधि सहित 4 वर्ष के लिए होगा। नियुक्ति प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं। यहाँ पर विशेषता बताई गई है कि अग्निवीर के रूप में 4 वर्ष तक राष्ट्र सेवा करने का अवसर मिलेगा। सभी सैनिकों, नाविकों, एयरमैन की नियुक्ति अग्निपथ योजना के माध्यम से की जाएगी। संपूर्ण भारत में मेधा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया होगी। आकर्षक मासिक वेतन व भव्य सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। नियमित कैडर में नियुक्ति हेतु आवेदन का 100% अवसर मिलेगा। मेधा व सांगठनिक आवश्यकता के आधार पर 4 वर्ष बाद केंद्रीय पारदर्शी व श्रम साध्य प्रणाली के माध्यम से 25% अग्निवीरों का चयन किया जाएगा और 75% जो अग्निवीर है उनको सेना से मतलब सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमें इसको खबर को देखना था। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारत को जहां से तेल मिलेगा खरीदना जारी रखेंगे पुरी। तो भारत के जो पेट्रोलियम मंत्री है उन्होंने कहा, हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया कि किसी भी देश ने भारत को रूस से तेल खरीदने रोकने के लिए नहीं कहा है। भारत ऐसे किसी भी देश से तेल खरीदना जारी रखेगा जहां से उससे खरीदना है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई के बाद पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदने बंद कर दिया था और इससे उसके तेल के दाम गिर गए थे। ऐसी स्थिति में चीन और भारत ने कम कीमत पर रूस से तेल खरीदना जारी रखा। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल आयातक व उपभोक्ता देश है। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है और भारत आने वाले समय में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला है। तो ये इस तरह की बातें हुई थी जो
मंत्री थे हरदीप सिंह पुरी, और जो इन्हीं के समकक्ष जो अमेरिका की थी उनके बीच में। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि तेल उत्पादन पर निर्णय करना ओपेक का संप्रभु अधिकार है। पेट्रोल निर्यातक देशों के संगठन ने तेल उत्पादन में प्रतिदिन 20 लाख बैरल की कटौती करने का निर्णय किया है। भारत ओपेक का हिस्सा नहीं, लेकिन इसके फैसलों का हम पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये सा पुरी जी ने कहा, तो यही कहा है फिर कि तेल खरीदना क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो अब यहाँ पर जिन चीज़ों की बात की, एक उन्होंने ओपेक की बात की, उसको देखेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि अब ओपेक देशों ने जो तेल निर्यातक है उन्होंने तेल उत्पादन कम किया, तो इसको इन्होंने क्यों कहा कि हम पर प्रभाव पड़ेगा, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए कि भारत तीसरा बड़ा तेल आयातक के उपभोक्ता, उसको देखते हैं। ओपेक, तो ओपेक का फुल फॉर्म क्या आता है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो पेट्रोलियम उत्पादक 13 देशों 2018 में कतर के बाहर हो जाने के बाद का संगठन है। इसके सदस्य कौन है, तो सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गबोन, गिनी और कांगो इसके देश है। यहाँ पर इसका मुख्यालय देखिए तो कहाँ है, वियना ऑस्ट्रेलिया में। इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी, तो अंग्रेजी। सदस्य देश कौन से, तो 13 है। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो बगदाद इराक में की गई थी। अब यहाँ पर एक ट्रिक दी हुई है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी तेल निर्यातक देशों का संगठन है। ओपेक में विश्व के 13 प्रमुख देश उत्पादक व निर्यातक देश शामिल है, जिनकी दुनिया के कुल कच्चे तेल में लगभग 77% की हिस्सेदारी है। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और यहाँ पर एक ट्रिक दिखी हुई है कि आप किस तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ट्रिक है वो कहना चाह रही है कि इनकी साली का वेन यूएसए तेल लाता है। तो यहाँ पर देखिए, आई का मतलब ईरान, एन का मतलब नाइजीरिया, कतर, इराक, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, इक्वाडोर, कुवैत, अंगोला, वेनेजुएला, यूएई। तो मेन तो इस ट्रिक से बजाय आप मैप का इस्तेमाल कीजिए इसको याद करने के लिए, क्योंकि मैप से जब आप लोकेट करेंगे तब आपको लंबे समय तक वो चीज़ याद रहेगी। अब यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए तो साउथ अफ्रीका, माफ कीजिए, साउथ अमेरिका से कौन सी कंट्री होगी, तो एक वेनेजुएला और इक्वाडोर हो गई है। उसके बाद अफ्रीका से देखिए तो अफ्रीका से कौन सी होगी, तो अंगोला हो गई है, इधर नाइजीरिया हो गई है, अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया है। उसके बाद मिडल ईस्ट से देखिए तो सऊदी अरब हो गई है, यूएई हो गए हैं, इराक हो गया, कुवैत हो गया, ईरान हो गया, कतर हो गए। तो ये सब ओपेक की कंट्रीज, मतलब ओपेक के जो मेंबर्स हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं भारत के बारे में। तो टॉप 5 नेशन फ्रॉम विच इंडिया इम्पोर्ट ऑयल, तो फरवरी 2021 का आंकड़ा दिया हुआ। तो आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए टॉप 5 नेशन, जिसमें इराक, यूएसए, नाइजीरिया, सऊदी अरब और यूएई शामिल है। अब यहाँ पर टॉप कौन है, तो इराक है। तो इराक से कितना जो बैरल पर डे यानी कितना ऑयल खरीदता है भारत, तो दिखा हुआ है। तो इन आंकड़ों से हमें इतना ध्यान नहीं रखना है मैंने कि किन देशों से ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए यूएई से पहले इराक से आ रहा है, उसके बाद देखिए यूएसए से आ रहा है, उसके बाद नाइजीरिया से आ रहा है, उसके बाद सऊदी अरब से आ रहा है, उसके बाद यूएई से आ रहा है। अब उसके बाद इसको रीजन वाइज देखिए तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, तो मिडल ईस्ट से आ रहा है। तो मिडल ईस्ट से कितना आ रहा है, तो मिडल ईस्ट से आता है 52%, अफ्रीका से 15% और यूएसए से 14% हम जो ऑयल है उसका इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पर दिखा हुआ कि जो भारत है वो 3rd बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और तीसरा कंज्यूमर स्थान पर भी आता है, यानी तीसरा उपभोक्ता भी है। इंडिया शिपिंग अबाउट 84% ऑफ इट्स क्रूड नीड एंड रिलाई हेवीली ऑन द मिडल ईस्ट। तो यहाँ पर हमने आंकड़ों से देख लिया कि किस तरह से हमारी जो मध्य पूर्व उस पर निर्भरता है, यानी 52% हम तेल इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, तो मध्य पूर्व के देशों से करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जब ओपेक देश यानी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उन्होंने तेल उत्पादन कम किया, तो उसका असर किस तरह से हम पे पड़ेगा। तो यहाँ पर एक इमेज दिखाया हुआ है कि ऑयल इन एवरीडे लाइफ, तो कहाँ हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको यहाँ पर एक गाड़ी दिख रही होगी, वाहन दिख रही होगी, फिर ट्रैफिक से में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर फिर जो एग्रीकल्चर में आई है तो एग्रीकल्चर में आपको दिख रहा होगा कि इधर ट्रैक्टर चल रहे हैं तो ट्रैक्टर में डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इधर मोटरसाइकिल है, इधर जो जलयान है उनमें देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी उसके बनाने में इस्तेमाल करते हैं हम, इधर हॉस्पिटल में देखिए आप, इधर जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इस्तेमाल करते हैं उनको बनाने में, निर्माण करने में, इधर आपकी हर चीज़ में कहीं ना कहीं जो ऑयल है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी सीधी सी बात है, जब इसका उत्पादन कम किया जाएगा तो डिमांड तो वही बनी रहेगी, तो सप्लाई कम कर देंगे तो क्या होगा कि उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अब कीमत बढ़ने से क्या असर पड़ेगा, तो भारत पर किस तरह से असर पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हम 85% अभी भी आज आयात करते हैं तेल से। तो
तो अब उसको आयात करेंगे तो महंगा हम खरीदेंगे तो सीधी सी बात है उससे लागत भी बढ़ेगी जिन चीज़ों में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि महंगाई बढ़ने लग जाएगी। तो महंगाई फिर धीरे 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 सारी चीज़ों में आ जाएगी। इधर एग्रीकल्चर में महंगाई पड़ेगी, इधर जो परिवहन है उसमें महंगाई बढ़ जाएगी, इधर इक्विपमेंट बनाते हैं उनमें महंगाई बढ़ जाएगी, बिजली महंगी हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमें प्रभावित करेगी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि हम ओपेक के सदस्य तो नहीं है, लेकिन हम पर जो उनका तेल उत्पादन कम किया तो उसका असर हम पर भी पड़ेगा। तो इस तरह से हमें इस खबर को देखना है। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर सोडियम का पता लगाया। तो इसे हम किससे जोड़कर देख सकते हैं? तो GS1 से जोड़ सकते हैं, यानी भूगोल से जोड़ सकते हैं, सोलर सिस्टम से, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से। जिस तरह से साइंस एंड टेक से जोड़ सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं, इसरो से जोड़कर देख सकते हैं। तो इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। इसके चंद्रयान 2 ऑर्बिटर में लगे एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 1 एक्स रे फ्लूरोसेंस स्पेक्ट्रोमीटर ने सोडियम का पता लगाया है। इससे चांद पर सोडियम की मात्रा का पता लगाने का रास्ता खुल गया है। चंद्रयान 2 ने पहली बार क्लास यानी चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी जो क्लास का जो फुल फॉर्म है वो बता दिया, का उपयोग कर चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है। बेंगलुरु में इसरो के UR राव उपग्रह केंद्र में क्लास का निर्माण किया गया है। यानी क्लास क्या हो गया? तो चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हो गया है। अपनी अति संवेदी क्षमता और दक्षता के कारण सोडियम लाइन के स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध कराता है। अध्ययन के अनुसार ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा पर सोडियम होने के संकेत संभवतः सोडियम अणुओं की एक पतली परत से भी मिले हो जो खनिज के कणों में कमजोर रूप से जुड़े होते हैं। अगर ये सोडियम चंद्रमा के खनिजों का हिस्सा है तो इन सोडियम अणुओं को सौर वायु या पराबैंगनी विकिरण के जरिए आसानी से सतह से बाहर निकाला जा सकता है। इसरो ने कहा कि सोडियम में दिलचस्पी पैदा करने वाला एक रोचक पहलू चंद्रमा के महीन वातावरण में इसकी मौजूदगी है। ये इतना तंग क्षेत्र है कि वहाँ अणु भी विरल ही कभी मिलते हैं। इस क्षेत्र को एक्सोस्फीयर कहते हैं। कहा जाता है यह चंद्रमा की सतह से शुरू होकर हजारों किलोमीटर तक फैला है। और इस नई जानकारी से अब जो यहाँ पर बोला है कि जो सोडियम मिला है, अभी सोडियम से हमें खबर पड़ रही है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका महत्व क्या है, तो वो यहाँ पर बताऊँ कि नई जानकारी से एक्सोस्फीयर के बारे में नया अध्ययन करने का मौका मिलेगा। हमारे सौर मंडल में तथा उसके आगे जो बुध ग्रह या अन्य वायु रहित पिंडों के ऐसे ही मॉडल विकसित करने में भी इससे मदद मिलेगी। तो ये तो इसका महत्व हो गया कि जो सोडियम की खोज की तो उसका पता लगाया, तो उसका क्या महत्व, तो ये महत्व को बता दिया है। अब यहाँ पर जिन चीज़ों की बात की हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पर जो चंद्रयान 2 की बात की उसको देखेंगे। फिर हम जो एटमॉस्फेयर उसको समझने का प्रयास करेंगे कि एक्सोस्फीयर कहाँ पर अवस्थित है। फिर हम इसरो के बारे में देखेंगे। तो ये एक आप इमेज देखने का प्रयास कीजिए, तो इसको आप पता लगाइए कि ये किसकी इमेज है। उसके बाद देखिए पृथ्वी और चंद्रमा को देखने का प्रयास कीजिए। अब सोलर सिस्टम को देखिए। तो सोलर सिस्टम में पृथ्वी कितने नंबर पर आ गई शून्य से, तो तीसरे नंबर पर आ गई। उससे पहले दो कौन है, तो मरक्यूरी, वेनस 8th और ये उसका सैटेलाइट हो गया चंद्रमा, और ये मंगल ग्रह हो गया। अब जुपिटर और मार्स के बीच में कौन सी बेल्ट अवस्थित है, तो एस्टेरॉइड की बेल्ट अवस्थित है। जुपिटर, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इधर देखिए कॉमेट्स आ रहे हैं। उसके बाद कुपियर बेल्ट कहाँ पर अवस्थित है उससे देखिए, प्लूटो को हटा दिया गया ग्रह से। उसके बाद आप इनको साइज से जमाने का प्रयास कीजिए। उसके बाद देखिए कि पृथ्वी के बराबर कौन कौन से जो ग्रह हैं वो हैं। उसके बाद आप यहाँ पर इनकी डेंसिटी को एनालिसिस कीजिए। इनको जो एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद इनको कि क्या कहा जाता है, इससे अंदर जो इनको ग्रह को क्या कहा जाता है, तो ये आप रिसर्च कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में। तो भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कर्नाटक में कि जो बेंगलुरु शहर है वहाँ पर अवस्थित है। जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु ऊर्जा विभाग यानी जो डिफेंस ऑफ एनर्जी एटॉमिक एनर्जी के तहत 1972 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी इनकोस्पार की स्थापना की थी। इसरो के पास देश के विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान और ग्रहों की खोज को आगे बढ़ाने का एक दृष्टिकोण होता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक कौन थे, तो डॉक्टर
विक्रम साराभाई थे, जिनके अधीन 1960 के दशक के दौरान अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत की गई थी। तो ये हमें एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण लेना था भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो चंद्रयान 2 की बात की तो उसको देख लेते हैं। तो पहले आप यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए कि इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो जेएसएलवी मार्क 3 रॉकेट 100% स्वदेशी, नई दिल्ली। कहाँ से लॉन्च किया गया? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च। यहाँ पर दिखाया हुआ कि अब इसमें दिखाया हुआ कि ये जो ऑर्बिटर हो गया, इसका वजन दिखाया हुआ, ये चंद्रमा की कक्षा हो गई, ये लैंडर हो गया। उतरने की नियंत्रित प्रक्रिया कौन सी होगी? इसका विक्रम लैंडर हो गया है। और जो प्रज्ञान रोवर हो गया है, अब ये क्या करेगा? सौर ऊर्जा से चालित रहेगा। उससे बात आप देखिए कि इसके लक्ष्य क्या है। तो चांद की उत्पत्ति और क्रमिक विकास को समझना, चांद की जमीन में खनिजों और ध्रुवीय क्षेत्र का मैप तैयार करना, बर्फ के रूप में मौजूद पानी के साक्ष्यों की पुष्टि करना, जमीन की ऊपरी सतह और वायुमंडल का अध्ययन करना। और तकनीकी लक्ष्य क्या? ये तो वैज्ञानिक लक्ष्य हो गए। तकनीकी लक्ष्य क्या रखे गए? तो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बनना। तो ये भारत के लक्ष्य रखे गए। अब हम चंद्रयान 2 के बारे में और देखते हैं कि क्या है। तो 1 वर्ष तक ऑर्बिटर चंद्रमा के चक्कर लगाता रहेगा। रोवर प्रज्ञान जानकारी को लैंडर विक्रम के साथ साझा करेगा। विक्रम इस जानकारी को ऑर्बिटर तक पहुंचाएगा। ऑर्बिटर इसे धरती पर भेजेगा। तो यहाँ पर हमने जो देखा है उसी को आप समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से जो प्रोसेस है पूरी काम करेगी। और यहीं पर वो चीज़ को वापस यहाँ पर लिखित रूप में बताया गया है। लैंडिंग के 4 घंटे बाद विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर निकलकर चांद की जमीन पर चलेगा और अध्ययन में जुट जाएगा। चंद्रमा की सतह पर प्रज्ञान रोवर करीब आधा किलोमीटर की दूरी नापेगा। 978 करोड़ रुपए होंगे चंद्रयान मिशन पर खर्च। धरती से चांद की इस सफर में लगेंगे 54 दिन। तो ये तो चंद्रयान 2 के बारे में देती है। इसके लक्ष्य क्या है वो देख लिया, कहाँ से लॉन्च किया जाएगा वो देख लिया हमने। उसके बाद हम देख लेते कि जो एटमॉस्फेयर की बात की, एक्सोस्फीयर की बात की, तो पहले हम देख लेते कि अब यहाँ पर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दिखाया हो कि सबसे नीचे कौन जी होगी? तो ट्रोपोस्फीयर यानी शोपमंडल, फिर स्ट्रेटोस्फीयर हो गई, मीजोस्फीयर हो गई, थर्मोस्फीयर हो गई, एक्सोस्फीयर हो गई। अब ओजोन जो लेयर वो कहाँ पर अवस्थित है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित है। यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिए। ट्रोपोस्फीयर में आपको सब दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जलीय जीव, माउंटेन्स, यहाँ पे पैसेंजर प्लेन, हॉट एयर बलून, सब यहीं पर जो क्रियाएं घटती हैं, बादल बनते हैं, सब यहीं पर अवस्थित है, यहीं पर घटनाएं घटती है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर को देखिए आप। तो स्ट्रेटोस्फीयर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी जो ऊंचाई कितनी होगी? तो 11 से 50 किलोमीटर। और यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई देखिए तो 0 से लेकर 12 और 18 किलोमीटर के बीच में, जहाँ ध्रुव पर कम हो, जो इक्वेटर उसके पास ज़्यादा इसकी जो दूरी है। उसके बाद टेम्परेचर को भी आप देखिए कि 15 से लगाकर -56 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर होता है। यानी टेम्परेचर ऊपर बढ़ते जाते हैं तो टेम्परेचर घटता जाता है। फिर उसके बाद आप देखिए स्ट्रेटोस्फीयर, इसके बाद मेसोस्फीयर। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मेट्रोइड्स, तो आपको जलते हुए दिखाई दे रहेंगे। तो ये क्यों जल रहे हैं? क्योंकि ये जब वायु के मंडल में आते हैं तब जो गुरुत्वाकर्षण कारण है उसकी वजह से जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से जलने लगते हैं, तो हमें चमकते हुए तारे दिखते हैं। यहाँ पर मेटेरियोट रॉकेट्स हैं। फिर उसके बाद थर्मोस्फीयर पे बढ़िए। तो थर्मोस्फीयर आपको दिख रहा होगा, इसकी ऊंचाई दे रखी है। यहाँ पर ऑरोरा जैसी घटनाएं घटती है। फिर एक्सोस्फीयर है, जहाँ पर स्पेसशिप है, सैटेलाइट है, स्पेस स्टेशन है, वो सब बनाए जाते हैं। तो इस तरह से मैं केवल एक ओवरव्यू लेना था किसका? एटमॉस्फेयर के बारे में। तब बढ़ते हैं अगली खबर पर। विध्वंस की कहानी पीछे छोड़ वैभव की कथा कहने के लिए सजा महाकाल लोक। तो इसे हम GS2 GS1 से जोड़ सकते हैं। GS1 से आर्ट एंड कल्चर से जोड़कर देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर इन दिनों पुलकित और प्रसन्नचित है। यहाँ के महाकाल मंदिर का वैभव एक बार फिर समुची सृष्टि में गूंजने वाला है। वर्ष 1235 में आक्रांता इल्तुतमिश द्वारा तोड़े जाने के बाद वर्ष 1734 में इजुयिनी में मराठा शासक राणोजी सिंधिया राजवंश के संस्थापक का शासन स्थापित हुआ। तब उन्होंने महाकाल मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। अब महाकाल जो लोक जो निर्माण प्रोजेक्ट है उसके तहत वापस फिर इसका जो महाकाल मंदिर उसका पुनर्निर्माण कराया जाएगा। महाकाल लोक पौराणिक कालखंड से लेकर वर्तमान तक का आख्यान है। इसमें जहाँ पुराणों में वर्णित शिव कथाओं का वर्णन है, वहीं निर्माण व साज सज्जा में अत्याधुनिक शैली और तकनीक की झलक दिखती है। तो ये जो महाकाल लोक है वो किसके लिए चला जा रहा है? तो महाकाल मंदिर के लिए चला जा रहा है, ताकि इसका किस वापिस पुनर्निर्माण है वो किया जा सके। महाकवि कालिदास व जनकवि तुलसीदास जी की रचनाओं में महाकाल मंदिर व उज्जैन का उल्लेख मिलता है। राजा विक्रमादित्य, राजा चंद्रप्रद्योत, राजा भोज ने भी इस मंदिर का निर्माण करवाया था।
अब यहाँ पर जो कुछ बात कही गई है कि महाकाल लोक बनाने के लिए मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग ने 1 वर्ष पहले मंदिर परिसर में जो खुदाई करवाई थी। शोध अधिकारी ने बताया कि यहाँ से मिट्टी के बर्तन, ईंट आदि के रूप में 2000 वर्ष पुराने शुंगकालीन प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं। करीब 1000 वर्ष पुराना शिव मंदिर, चतुर्भुजी चामुंडा, अष्टभुजी गणेश, त्रिपुरांतक शिव, कार्तिकेय की पत्नी कौमारी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। महाकाल मंदिर धर्म, संस्कृति, इतिहास के रहस्यों को जानने और समझने का प्राचीन केंद्र भी है। तो अब यहाँ पर हम देखने का प्रयास करते हैं। जो महाकाल मंदिर है वो उज्जैन में, तो उज्जैन की लोकेशन को आप देखने का प्रयास कीजिए कि उज्जैन की लोकेशन कहाँ आ गई है, मध्य प्रदेश की किस दिशा में अवस्थित है, उसको देखने का प्रयास कीजिए। उसके बाद ये महाकाल मंदिर में जो वहाँ पर आरती होती है उसका एक दृश्य दिखाया हुआ है। उसके बाद हमने अभी एक वीडियो के थ्रू समझ लिया है। अब जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनको देखने का प्रयास कीजिए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ पर जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो दिखाए गए हैं। तो इसमें दिखाया हुआ कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकरा, केदारनाथ, महाकलेश्वर, मल्लिकार्जुन, ओमकारेश्वर, सोमनाथ, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वरम, नागेश्वरम और काशी विश्वनाथ और गिरिशंकर। जो गिरिनेश्वर, तो यहाँ पर जो मतलब 12 ज्योतिर्लिंग हो गए। तो यहाँ पर देखिए आप महत्वपूर्ण हमारा जो महत्वपूर्ण था वो कहा था, महाकालेश्वर था। तो ये मेन फोकस था हमारा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या, तो उसको देखिए। अब इन 12 ज्योतिर्लिंग को हम फिर वापस देखते कि किस स्टेट में अवस्थित है। तो सोमनाथ कहाँ है, तो गुजरात में। मल्लिकार्जुन स्वामी कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। महाकालेश्वर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ओमकारेश्वर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में 2 हो गए। केदारनाथ कहाँ है, तो उत्तराखंड में। भीमा शंकर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। काशी विश्वनाथ टेम्पल कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। त्र्यंबकेश्वर शिव टेम्पल कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। नागेश्वरा ज्योतिर्लिंग कहाँ है, तो गुजरात में। विद्यानाथ टेम्पल कहाँ है, तो झारखंड में। और रामेश्वरम कहाँ है, तो तमिलनाडु में हो गया। और ग्रीष्णेश्वर तो कहाँ है, तो महाराष्ट्र में हो गए। अब इन्हीं को आप मैप में देखिए तो उत्तराखंड में कौन सा हो गया, तो केदारनाथ जी। और यूपी में तो जो सारनाथ में जो अवस्थित है कौन, जो काशी विश्वनाथ जी हो गए। वाराणसी में जो अवस्थित है। फिर झारखंड में देखिए आप बैद्यनाथ। फिर एमपी में चलिए तो एमपी में आपको 2 दिख रहे होंगे। उज्जैन में कौन सा हो गया जिसकी हम बात करें थे, तो महाकालेश्वर। और एक और दूसरा हो गया ओमकारेश्वर। फिर गुजरात में चलिए तो गुजरात में कौन सा हो गया, तो नागेश्वरम और सोमनाथ हो गए। ये गुजरात के 2 हो गए। महाराष्ट्र में चलिए तो महाराष्ट्र में 3 हो जाएंगे, त्र्यंबकेश्वर, भीमा शंकर और जो ग्रीष्णेश्वर है वो 3 हो गए यहाँ पर। फिर उसके बाद चलिए आप तेलंगाना। अब जो मल्लिकार्जुन है कहाँ पर है वो, तो वो आंध्र प्रदेश में। उसके बाद चलिए तमिलनाडु में, तो आपको दिख रहा होगा रामेश्वरम जो दक्षिणी छोर पर आ गए हैं। तो इस तरह से आप इनको देखिए। उसके बाद हम जो मध्य प्रदेश उसके मैप को देखते हैं। तो ये मध्य प्रदेश का मैप हो गया। अब आप उज्जैन की लोकेशन को देखिए। मेन उज्जैन की लोकेशन कहाँ पर अवस्थित है, चंबल की किस दिशा में अवस्थित है, तो पूर्व में। इधर पार्वती नदी हो गई है, ये बेतवा नदी हो गई है। ये जो चंबल नदी है ये फिर आगे बढ़ती हैं मंदसौर, रतलाम जो सिटी है इसी से करीब अवस्थित है। फिर आगे बढ़ती हैं, ये राजस्थान में इंटर करती हैं। फिर कोटा से होते हुए जो यमुना नदी उसमें जाकर मिल जाती है चंबल की सहायक नदी इधर से हो जाती है पार्वती नदी। ये बेतवा नदी हो गई है। और ये जो सोन नदी है, जो बेतवा और जो सोन नदी के बीच में एक लिंक परियोजना बनाई गई थी जिसे लिंक बेतवा प्रोजेक्ट भी कहते हैं। ये नर्मदा हो गई है। और ये तापी नदी हो गई है, नर्मदा की जो घाटी है यहीं पर अवस्थित है। अब आप इधर देखिए तापी नदी को कहाँ से आ रही, तो बैतूल के पठार से आती है। इधर वैनगंगा को देखिए जो गोदावरी में जाकर मिलती है, उसकी सहायक नदी हो जाती है। उसके बाद वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो गई है। और जो कुन्नू नेशनल पार्क है वो अवस्थित है, कहाँ वो अवस्थित है, तो शिवपुर में, यानी कुन्नू की जो घाटी वहाँ पर अवस्थित है। ग्वालियर ये हो गया है। उसके बाद आप गांधी सागर बांध को देखिए, रावत बाटा देखिए, यहीं पर राजस्थान में अवस्थित है जहाँ पर जो एटम जो प्लांट है वो लगाया गया है। उसके बाद वापस आप इस इमेज से समझने का प्रयास कीजिए
कि केदारनाथ से फिर यूपी से होते हुए फिर एमपी से होते हुए कि किस तरह से जो ज्योतिर्लिंग है फिर हम दक्षिण में पहुंचेंगे। तो ये दिशा दिखाई गई है एक तरह से कि अगर आपको उत्तर से कहा जाए कि उत्तर से आपको दक्षिण में जाना है तो आप कौन कौन से ज्योतिर्लिंग से होकर गुजरेंगे, तो बताया गया है कि आपको जाना सारे ज्योतिर्लिंग से। फिर यहाँ पर जो शुंग वंश की बात की तो उसका आप मैप में देखिए कि उसकी लोकेशन कहाँ है, तो शुंग एम्पायर को दिखाया गया है। ये पाटलिपुत्र हो गया, ये कपिलवस्तु हो गया, ये उज्जैन हो गया है, सांची, जिससे पहले विदिशा कहते थे। तो यहाँ पर देखिए उज्जैन जो मेन जो शुंग एम्पायर की बात की थी तो वो ये उज्जैन रह गया है। उसके बाद हम शुंग एम्पायर के बारे में देख लेते हैं। तो शुंग वंश के शासक तो पुष्यमित्र शुंग इसके क्या थे, तो संस्थापक थे शुंग वंश के। फिर अग्निमित्र जिन्होंने विदर्भ पर भी विजय की, वसुमित्र मिंडांडर को पराजित किया, फिर ब्रजमित्र आते, फिर बागपत्र आता है इसके राज दरबार में यवन राजदूत हेलियोडोरस आया था। उसके बाद देवभूति जो शुंग वंश का अंतिम शासक था। तो इस तरह से इस खबर को हमें देखना था। तब बढ़ते हैं अगली खबर पर। यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं तो इसे हम इंडियन इकोनॉमी से जोड़कर देख सकते हैं। तो भारत चीन में कृषि क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक, तो यहाँ पर रेड कलर में दिखाया हुआ चीन का और ये भारत का दिखाया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए 1991 में जो श्रमिक थे कृषि में कार्यरत वो कितने थे, फिर धीरे धीरे निरंतर घटते गए। अभी दोनों में कॉमन चीज़ देख रही है कि दोनों में जो कृषि क्षेत्र में जो कार्यरत श्रमिक थे उनकी जो संख्या है, जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। और यहाँ पर 2019 का दिखाया हुआ कि भारत में अभी कितने कृषि क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक, तो दिखाया हुआ 42%। अब ये यहाँ पर जो आंकड़ा दिया हुआ है तो अब हम इसी को दूसरी चीज़ों से जोड़ते हैं। तो अब यहाँ पर आप आइए, ये ग्राफ देखिए आप, तो दिखाया 1950 से 2010 के बीच का। यहाँ पर दिखाओ सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी 1951 टू 2013 के बीच में। अब यहाँ पर ट्रेंड दिखा हुआ। अब आप देखिए 1950 में, तो 1950 में जो जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान था तो किसका रहता था, तो एग्रीकल्चर का रहता था। उसके बाद किसका रहता था, तो सर्विस सेक्टर का रहता था। उसके बाद देखिए तो फिर किसका रहता था, तो इंडस्ट्री सेक्टर का रहता था। फिर धीरे 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 आप देखिए 1990 में आइए 1991 जहाँ एलपीजी की शुरुआत करते हैं, यानी जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इस समय आप देखिए कि इस समय जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो किस तरह से परिवर्तन होता है। सर्विस सेक्टर किस तरह से ऊपर चला जाता है, फिर इंडस्ट्री सेक्टर क्रॉस कर जाता है किसको, एग्रीकल्चर को। और एग्रीकल्चर का योगदान देखिए आप निरंतर घटता ही जा रहा है। उसके बाद देखिए कि आज हम जो वैश्विक हब बनने की बात करें, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, ये शब्द क्यों शुरू किए गए। अब आप यहाँ पर इंडस्ट्री सेक्टर को देखिए तो इंडस्ट्री सेक्टर में आपको ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही होगी। 1950 से लेकर 2000 तक आपको बराबर लगभग पैरेलल ही दिख रही होगी। लेकिन आप सर्विस सेक्टर पर देखिए तो सर्विस सेक्टर ने किस तरह से मूव की है अचानक। अब यहाँ पर ये जो ड्रॉप है ये क्या होता है, अब इसी ग्राफ से आप समझेंगे कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा पनपना चाहिए था, यानी जो सर्विस सेक्टर है वो हमारा बाद में होना चाहिए था। तो भारत को भी डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए सबसे पहले किस पे फोकस करना पड़ेगा, तो हमें इंडस्ट्री सेक्टर पर फोकस करना पड़ेगा। ऐसा ही क्यों, क्योंकि ये वजह है क्योंकि जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है। और दूसरा यहाँ पर जो आय आती है वो सर्विस सेक्टर की बजाय, अब सर्विस सेक्टर में क्या होता है कि कम लोग काम करते हैं और ज़्यादा जो पैसा है वो मिलता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो आय है उसका असमान वितरण हो जाता है। तो इसीलिए सारी जो इंडस्ट्री है जो सारे देश है वो सबसे ज़्यादा किस पे बात करते हैं, वो सब चाहते हैं कि आए जो भी दूसरी विदेशी कंपनियां वो हमारे देश में आकर जो प्लांट है वो लगाए। तो वो इसका कारण क्या है, वो इसी वजह से करते हैं कि जो इंडस्ट्री सेक्टर वो ज़्यादा फले फूले, जिससे क्या हो कि ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, जिससे बेरोजगार की समस्या भी कम हो, विदेशी से आय भी आए, यहाँ से निर्यात होगा तो आय होगा। अब इन सब के मायने क्या होगा। अब यहाँ पर जैसे आप एग्रीकल्चर को देख पा रहे होंगे और जो यहाँ पर न्यूज़ में जो आंकड़ा दिखा है 42% आज भी मतलब श्रमिक कार्यरत हैं। अब यहाँ पर देखिए अब जीडीपी में कम योगदान दे रही, इसका मतलब क्या है कि इनकी जो आय है वो कम है। उसके बाद सबसे ज़्यादा आय किसकी हो रही, तो सर्विस सेक्टर की हो रही, उसके बाद किसकी हो रही, इंडस्ट्री की। अब यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग लगे रहेंगे अब उनकी दशाओं को समझिए। अब यहाँ पर उनकी जो आय होगी, अब जीडीपी में सीधी सी बात है कंट्रीब्यूशन कम देंगे तो उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी कम होगी। अब उसका असर कैसे पड़ेगा, तो उसको आप समझिए कि ये लो इनकम हो गए। अब लो इनकम हो गई, अब इसका असर क्या पड़ेगा, तो एक बुक पे पड़ेगा, पुअर हेल्थ होगी, जो लिविंग कंडीशन वो भी कैसी होगी, तो वो भी पुअर कंडीशन होगी उनकी। फिर अब ये सब कम होगा तो आय कम होगी, तो लैक ऑफ एजुकेशन होगी, यानी बीच में उनको ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। जहाँ तक सरकार उनको समर्थन देती है या जो सरकारी योजना उनको सपोर्ट करती है पढ़ने के लिए तब तक तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद वो एजुकेशन से यानी ड्रॉप आउट ले लेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब एजुकेशन ही कम लेंगे तो उसके बाद उनके पास जो अपॉर्चुनिटी या अवसर है वो भी कम हो जाएंगी। फिर क्या असर पड़ेगा, फिर लो इनकम होगी। तो एक तरह से जो गरीबी दुष्चक्र है वो चलता ही रहेगा।
इसलिए ये जो खबर थी ये हमारे लिए मायने रखती है जो आंकड़े दिए हुए, क्योंकि इनके पीछे की कहानी को हमको समझना था कि इसका असर क्या पड़ेगा। तो इस तरह से इस खबर को हमें देखना है। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। तेजी से उभर रही वैश्विक मंदी का जोखिम। तो IMF, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य खराब हो रहा है और मंदी का जोखिम तेजी से बढ़ रहा है। इस कारण हम अपने विकास अनुमानों को एक बार फिर से कम करेंगे। तो अब यहाँ पर जो वैश्विक मंदी की बात की उसको देखते कि पहले मंदी होती क्या है। तो मंदी सीधी सी बात कहे तो 2 लगातार तिमाहियों में जो विकास दर है किसी देश की वो नकारात्मक रहना, तो उसी को हम मंदी बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए जो ग्लोबल रिसेशन है वो क्या होती है। तो यहाँ पर दिखा हुआ कि जो डिमांड होती है वो गिर जाने लग जाती है, फिर जो प्राइस है एसेट के वो धीरे धीरे कोलैप्स होने लग जाते हैं, जो कंजप्शन है यानी जो उपभोग है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, जो एनर्जी एंड कमोडिटी की जो प्राइस है वो गिर जाती है। तो इन सभी को हम क्या बोलते हैं, जो ग्लोबल रिसेशन यानी वैश्विक मंदी कहते हैं। अब इसके कारण क्या है, तो कोरोना महामारी है, रूस यूक्रेन युद्ध है, रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई है, महंगा होता कर्जे, कच्चे तेल में उबाल है। अब अन्य कारण क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर दिखा हो कि डिजास्टर लाइक वार, तो ये भी कारण होते हैं। फिर जॉब लॉसेस होना, जो परचेजिंग पावर है वो कम होना, जो डिमांड है वो कम होना, जो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टमेंट, जो पर कैपिटा GDP वो डिक्लाइन होना। तो ये सब कारण बनते हैं किसके, वैश्विक मंदी के। अब इन सब के अब हम देख लेते हैं कि जो इसको ग्लोबल रिसेशन ही क्यों कहा है। तो यहाँ पर बताया कि कोई नेशन ए है वो मंदी में चला गया। अब मंदी में चला गया तो इसका असर क्या पड़ेगा, तो दूसरे देश पे पड़ेगा। अब क्यों पड़ेगा, अब क्योंकि हमें पता है कि जब से जो आज की दुनिया वो किस तरह की होगी, तो ग्लोबलाइजेशन जैसे ज़माने में जी रहे हैं, यानी वैश्वीकरण के ज़माने में जी रहे हैं। अब जैसे चाइना में कोरोना आता है तो उससे किस तरह से आज पूरी देश प्रभावित हुआ। फिर उसके बाद आप देखिए रूस यूक्रेन युद्ध से किस तरह से पूरी दुनिया आज प्रभावित है। उसके बाद ओपेक देश अगर तेल उत्पादन कम करता है तो किस तरह से भारत पर प्रभाव पड़ने लग जाता है। और जो अफ्रीका में जो बीमारियां फैलती है वो किस तरह से आज दूसरे देशों में फैलने लग जाती है। तो इस तरह से हमें पता है कि आज हम किस ज़माने में जी रहे हैं। तो इसी तरह से कहा है कि जो नेशन है वो अगर मंदी आएगी तो वो किस तरह से बी को प्रभावित करेगा, बी सी को करेगा, सी डी को करेगा, डी ई को करेगा। तो इसलिए हमने बोला इसको वैश्विक मंदी, यानी पूरा विश्व इंक्लूड हो जाता है, इसलिए वैश्विक मंदी बोलती है इसको। और मंदी क्या होती है वो समझ लिया। अब इसके प्रभाव को देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बेरोजगारी में वृद्धि हो जाती है, लोगों के पास आवश्यकता अनुसार पैसों की कमी हो जाती है, आर्थिक विकास दर में निरंतर गिरावट बनी रहती है, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट हो जाती है, कर्ज की मांग काफ़ी कम हो जाती है, जरूरी चीज़ों की बिक्री घट जाती है, आर्थिक गतिविधियों में चौतरफा गिरावट आती है, शेयर बाजार में गिरावट आती है, उद्योग धंधे बंद होने लगते हैं। तो ये इसके प्रभाव है। फिर यही एक अन्य इमेज के थ्रू फिर समझाया गया है कि और क्या होगा, तो इन्वेस्टमेंट इन होल्ड हो जाएगा, जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी है उसकी जो नीति है वो सख्त हो जाएगी, जो वेजेस है वो डिक्रीज होने लग जाएगी, कंज्यूमर स्पेंडिंग वो डिक्रीज होने लग जाएगी, जो एसेट के प्राइस है वो धीरे धीरे गिरने लग जाएंगे, जो बेरोजगारी है वो बढ़ने लग जाएगी। तो इस तरह से हमें देखना है कि जो वैश्विक मंदी है वो क्या होती है, उसके प्रभाव क्या होते हैं, इसे वैश्विक मंदी ही क्यों कहते हैं और मंदी क्या होती है। तो इस तरह से इस खबर को हमें देखना था। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। रूस और अमेरिका के पास है दुनिया की 90% परमाणु हथियार। तो फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने विभिन्न देशों में परमाणु हथियारों की सूची जारी की है। साथ ही चिंता जताई है कि परमाणु निशस्त्रीकरण की योजना बनाने के बजाय विश्व में परमाणु सशस्त्र राष्ट्र आदि की ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। तो फिर यहाँ पर हम जब बात करेंगे तो NPT की बात आएगी, फिर यहीं पर जो निशस्त्रीकरण की बात आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो देश शांति की बात करते हैं, जो देश कहते हैं कि निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दी जाए, NPT पर हस्ताक्षर करे, तो उन्हीं देश को आप देखिए कि पश्चिमी देशों में आपको दिखेगा कि कितने जो परमाणु हथियार है वो रखे गए हैं। अब यहाँ पर जो आंकड़ा दिखाया गया उसमें आप देखिए कि रूस है उसके पास कितने परमाणु हथियार है, तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो यहाँ पर दिखाया रूस के पास 5,977 जो परमाणु हथियार है। उसके बाद अमेरिका को देखिए, अमेरिका के बाद ब्रिटेन को देखिए, फिर फ्रांस को देखिए, जो फ्रांस से पहले मतलब चीन आएगा, यानी रूस, अमेरिका, चीन, फिर उसके बाद कौन आएगा, तो फ्रांस आएगा, फ्रांस के बाद ब्रिटेन आएगा। फिर इसके बाद आप देखिए कि आपको और भी चीज़ दिखाई गई थी। यहाँ पे भारत पे किसने, तो 160 है, उसके बाद पाकिस्तान पे कितने, तो 165 है, और उत्तर कोरिया पे कितने, तो 20 है। तो ये केवल हमें एक आंकड़ा देखना था। अब आप इसी को लिंक कीजिए कि ये आंकड़ा कहने क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर जो परमाणु हथियार है वो तो दिखा दी क्या है, इस देश के पास इतने, इस देश के पास इतने। अब इसके मायने क्या, इससे जो वैश्विक शांति है उसमें किस तरह से दखल देगी, जो शांति की बात करते हैं, मानव अस्तित्व की बात करते हैं,
इसका हमने उदाहरण देख ही चुका है कि जापान में किस तरह से हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए जाते हैं उसका परिणाम क्या होगा। आज विश्व चिंतित है वो तो क्यों है, और क्यों सारे देश मिलकर इस पर प्रयास कर रहे हैं कि जो इन हथियार है, परमाणु हथियार, इनको पूरी तरह से समाप्त किया जाए, किसी भी देश के पास कोई परमाणु हथियार न रहे। दूसरा है कि ये परमाणु हथियार बढ़ रहे, इसके क्या वजह हैं। तो इन सबको आप देखिए, इन सबको आप लिंक करने का प्रयास कीजिए। अब देखते हैं अगली खबर को। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पाकिस्तान के पीएम कोर्ट में पेश हुए। टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तान के मंत्री समेत पर्यटकों का किया अपहरण। तो अब यहाँ पर जो पाकिस्तान का जिक्र किया है, तो हम पाकिस्तान के मैप को देखते हैं। ये पाकिस्तान का मैप हो गया। तो पहले आप इसकी सीमाओं को देखिए, तो सीमा किससे लग रही, तो इधर ईरान से लग रही है, पश्चिम की साइड अफगानिस्तान से लग रही है, और इधर पूर्व की साइड किससे लग रही है, तो भारत से इसकी सीमा लग रही है। उसके बाद इसकी क्या सीमा चाइना से लगती है, तो इसकी सीमा चाइना से नहीं लगती है। फिर ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो कैसे बना रहा है, तो वो इसने जो इलीगली ऑक्यूपाइड किया है कश्मीर, यानी जिसे हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, वहीं से जो सीपीसी वो निकल रही है, जो चाइना के शिनजियांग प्रांत से होते हुए जो पाकिस्तान है उसके जो बलूचिस्तान है, जो ग्वादर पोर्ट है, वहाँ तक जो जोड़ने का काम करेगी। अब हम इसकी जो कुछ नदियों को देखिए आप, तो यहाँ पर सिंधु हो गई है, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, सतलज है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। ये जो सिंधु का मैदान वाला क्षेत्र हो गया है। उसके बाद आप इसमें रेगिस्तान को देखिए, तो ये थाल डेजर्ट हो गया है। उसके बाद आप देखिए इधर कौन सा डेजर्ट हो गया, तो खाराम डेजर्ट हो गए। तो दो के डेजर्ट किससे संबंधित है, तो पाकिस्तान से संबंधित है। उसके बाद आप सुलेमान रेंज को देखिए, तो सुलेमान रेंज कहाँ पर अवस्थित है, तो ये सुलेमान रेंज ये यहाँ पर अवस्थित हो गई है, इसके बीचों बीच में। इसके किस दिशा में जो सिंधु घाटी है वो अवस्थित है, तो इसके पूर्व की दिशा में अवस्थित है। उसके बाद आप देखिए कि सेंट्रल ब्रोहिन रेंज हो गई है। उसके बाद देखिए सियान रेंज अवस्थित हो गई है। उसके बाद किरथर रेंज कहाँ पर अवस्थित हो गई, तो इसके बीचों बीच में अवस्थित हो गई किरथर रेंज। अब यहाँ पर इसकी कुछ महत्वपूर्ण सिटी को देखिए, तो ये मोहनजोदारो हो गया है, ये हड़प्पा हो गया है, जिनको हम इतिहास में पढ़ते हैं। उसके बाद इसकी राजधानी देखिए तो इस्लामाबाद हो गया। तक्षशिला देखिए। अब यहाँ पर कुछ दर्रों को देखते हैं जो महत्वपूर्ण रहते हैं इतिहास में, जिनका हम नाम सुनते हैं। ये खैबर दर्रा। अब ये खैबर दर्रा क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसे आप देखिए, तो यहाँ पर आपको अफगानिस्तान दिख रहा होगा, और जो भी विदेशी आक्रांत होते थे अब वो यहीं से इंटर करते थे। अब यहीं से क्यों इंटर करते थे, उत्तर से क्यों नहीं कर सकते थे, तो यहाँ से जैसे हमें पता है कि यहाँ हिंदू कुश हो गई है, और इधर हिमालय वाला क्षेत्र हो गया है। पर उस समय तो इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि वो इधर हिमालय को पार कर जाए, इन पर्वत श्रृंखलाओं को पार कर जाए, जो आज वायुयान है उनके थ्रू। तो जब ये खैबर तरह से पास करते थे तो सबसे पहले आता था पेशावर, और पेशावर के बाद पड़ता था तक्षशिला। जैसे हम इतिहास में पढ़ते हैं कि जो भारत के जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है वहीं पर क्यों आक्रमण होते हैं, तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्यों इधर ही आक्रमण होते थे। उसके बाद देखिए आप रावलपिंडी को देखिए। उसके बाद एक और दर्रा देखिए आप यहाँ पर, जो खोजक दर्रा है, जो ये कोटा हो गया। उसके बाद बोलन दर्रा हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे रहते हैं किसके, जो हम प्राचीन भारत पढ़ते हैं हमारा उस समय। उसके बाद देखिए जो मकरान कोस्टल रेंज हो गया, तो वो कहाँ अवस्थित हो गया, तो इसके दक्षिण में हो गया। ये मकरान कोस्ट हो गया, ग्वादर हमने देख लिया अभी। ये कराची हो गया, थाटा, ये हैदराबाद हो गया, ये मीरपुर खास हो गया है, ये कीर्तन नेशनल पार्क हो गया है। उसके बाद आप और देखिए यहाँ पर कोलिस्तान डेजर्ट हो गया, कोलिस्तान डेजर्ट। उसके बाद ये मुल्तान हो गया है। तो इस तरह से आप देखिए और अच्छे से एनालिसिस कीजिए इसका, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी देश है और दूसरा है कि चर्चा में बना हुआ है, तो हमें देखना भी जरूरी है। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। बांग्लादेश में मंदिर पर फिर हमला, काली माँ की प्रतिमा कट्टरपंथियों ने खंडित की। तो अब यहाँ पर बांग्लादेश की मैप को एनालिसिस करते हैं। तो ये बांग्लादेश का मैप हो गया। अब इसको सीमाओं को देखिए आप, तो सीमा किससे लग रही है, इधर भारत से लगती है और एक म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। अब इसमें नदियों को देखिए, तो इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है असम से होते हुए, फिर उसके बाद इधर भारत से आती है गंगा नदी। अब जो ब्रह्मपुत्र जब एंटर करती है तो इसको क्या बोलते हैं, तो जमुना बोलते हैं। फिर जो गंगा इसको क्या बोलते हैं, तो पद्मा बोलते हैं। अब जो ब्रह्मपुत्र उसमें जो भारत से कौन सी नदी आ रही थी, इधर गंगटोक, फिर सिलीगुड़ी से होते हुए कौन सी नदी आ रही है, तो तीस्ता नदी आती है। ये किस में जाकर मिल जाती है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती हैं। फिर ये आगे बढ़ती हैं पद्मा के नाम से। फिर इधर देखिए मेघना नदी है, वो आके इसमें मिलती है, फिर मेघना के नाम से आगे बढ़ती हैं। ये पद्मा है वो मेघना मिल जाती है, फिर मेघना आगे बढ़ती हैं, और फिर जो माउथ ऑफ द गंगा यानी जो बंगाल की खाड़ी उसमें जाकर गिर जाती हैं। और ये सुंदरबन जो वन है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो इसके दक्षिण में आ गए, ये कलकत्ता हो गया है। और यहाँ जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो होकर गुजर रही है, चिटगांव रेंज हो गई है, चिटगांव पोर्ट हो गया है, ये कोक्स बाजार है जो खबरों में सुनने में मिलता है।
उसके बाद आप अगरतला यानी जो त्रिपुरा को देखिए कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उसके बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण शहरों को देखिए तो खुलना, बारिशल, चटगांव हमने देख ही लिया चटगांव। उसके बाद आप देखिए ढाका इसकी राजधानी हो गई है। उसके बाद राजशाही डिवीज़न रंगपुर। तो इस तरह से आप देखिए इसकी मैप को अच्छे से। तो बढ़ते हम अगली खबर पर। जो मेन हमारी खबर है तो यही समाप्त हो जाती है। अब जो हम जिन कंट्रीज़ का हमने जिक्र किया है उनको हम जो गूगल मैप पे देख लेते हैं। तो ये हमारा प्यारा भारत हो गया। तो हम सबसे पहले देखते हैं किसको, पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान को आप देखिए कराची हो गया। इसकी सीमा को देखिए तो ईरान से लग रही, इधर अफगानिस्तान से सीमा लग रही है, भारत से इसकी सीमा लग रही है। और यहाँ पर आप देखने का प्रयास कीजिए तो इसकी सीमा चाइना से नहीं लगती है। उसके बाद इसकी राजधानी देखिए इस्लामाबाद, ये पेशावर हो गया है। और यहीं पर आप देखिए तो खैबर दर्रा अवस्थित है। अब हम जो खैबर दर्रा उसको देखने का प्रयास करते हैं, उसको फिजिकल में देखते हैं कि कैसा एक दर्रा है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर ज़्यादातर जो क्षेत्र है वो पहाड़ी वाला इलाका दिख रहा होगा। तो आप देखने का प्रयास कीजिए खैबर दर्रा को। तो ये, अब ये रास्ते को देखिए आप कि किस किस तरह ये पहाड़ियाँ होंगी, दोनों पहाड़ियों के बीच में किस तरह से जो रास्ते उनसे आते हैं विदेशी आक्रांता। अब आप देखिए कि यहाँ पर आपको ज़्यादातर क्षेत्र में पहाड़ी दिख रहे होंगे। और पहाड़ी में आपको कुछ कुछ ही स्थान दिख रहा होगा जहाँ से आने का रास्ता है। अब आप देखिए कि किस तरह दो पहाड़ियों के बीच में उगते हुए जो विदेशी आक्रांति है वो एंटर करते थे। अब आप उत्तर की साइड देखिए तो उत्तर साइड में आपको दिख रहा होगा कि ज़्यादातर पहाड़, जो पर्वत वाले क्षेत्र आ जाएगा। फिर हम उत्तर में चलेंगे तो हिमालय वाला क्षेत्र आ जाएगा, हिंदू कुश वाली श्रेणी आ जाएगी। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ का जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो देखिए आप। उसके बाद आप सिंधु का मैदान देखने का प्रयास कीजिए। इधर आप देख रहा होगा कि ज़्यादातर जो जनसंख्या अवस्थित है वो इधर ही साइड की अवस्थित है। इधर क्यों नहीं अवस्थित है, तो इधर आप देख सकते हैं कि इधर भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी है। तो वो अनुकूल नहीं रहती कृषि के लिए। तब हम बांग्लादेश के मैप को देखते हैं। तो बांग्लादेश को मैप को आप देखने का प्रयास कीजिए। तो ये सुंदरवन का डेल्टा देखिए आप। ये मेघना नदी हो गई है, ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये पद्मा, ये जमुना, जिसे ब्रह्मपुत्र को जमुना बोल रहे हैं, ये गंगा को पद्मा बोल रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से भारत में एंटर करती है, तीस्ता नदी हो गई है। इसकी सीमाओं को देखिए आपकी सीमा किस किस से लग रही है इधर, भारत के किन राज्यों से इसकी सीमा लग रही है। तो इधर पश्चिम बंगाल हो गया है। पश्चिम बंगाल के बाद आप देखिए इधर, तो इसकी सीमा किससे लग रही है। और तो इधर असम से सीमा लगती है। इधर इधर मेघालय हो गया है, त्रिपुरा हो गया है, मिजोरम हो गया है। 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। इधर सिलीगुड़ी वाला क्षेत्र हो गया है। ये तीस्ता नदी की जिसकी हम बात करें वो एंटर करती है जलपाईगुड़ी। भारत के अलावा किससे सीमा लग रही है, तो इधर म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। तो यहीं से जो रोहिंग्या मुसलमान थे वो एंटर किए थे। ये कोक्स बाजार देखिए। ये चटगांव बंदरगाह को देखिए आप।
अब हम उज्जैन चलते हैं। उज्जैन, तो ये उज्जैन आ गए हम मध्य प्रदेश में। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग चलते हैं। तो आप ऊपर से इसका दृश्य देखने का प्रयास कीजिए पहले। ये रुद्र सागर के पास में अवस्थित हो गया है। ये कौन सी नदी जा रही है इसके पास से? तो ये देखिए शिप्रा नदी होकर जा रही है। ये मार्ग हो गया हरि सिद्धि मार्ग। ये महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन क्षेत्र वाला। ये श्री गणेश मंदिर। ये महाकालेश्वर भक्ति निवास। ये विक्रमादित्य सिंहासन। अब आप देखने का प्रयास कीजिए तो आपको और भी मंदिर दिखने लग जाएंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में। अब आप देखने का प्रयास कीजिए फिर से, तो आपको ऊपर से मैप दिखाई दे रहा होगा। ये मंदिर दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये रुद्र सागर हो गई। और इससे थोड़ा सा दूर चलेंगे हम तो ये शिप्रा नदी दिखने लग जाएगी आपको। तो इस तरह से आप इसकी मैप को देखिए अच्छे से। बाकी आप मध्य प्रदेश को भी देखिए कि मध्य प्रदेश की सीमा किन राज्यों से लगती है। तो हमारा जो विश्लेषण है ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।